नमस्ते। मैं डॉक्टर वंदना गुप्ता सिलीगुड़ी से साहित्यिक बतकही पेज पर उपस्थित हूँ। इस पेज के जो बच्चे हैं जिन्होंने मुझे आमंत्रण दिया या संयोजक कहें, विभिन्न विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं उन बच्चों को और इस पेज पर जुड़ने वाले विद्वजनों को और श्रोताओं को मैं नमन करती हूँ। वैसे कहते हैं कि मातृशक्ति और को लोग प्रणाम करते हैं, नारी शक्ति को प्रणाम करते हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि जो युवा शक्ति है वास्तव में वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा फलक है उनके पास, सामाजिक परिवर्तन के, राजनैतिक परिवर्तन के। और हमारी युवा शक्ति में जो हौसले हैं। प्रीति चौधरी, अजय कुमार जी नमस्कार। अच्छा, आपको आवाज आ रही है, धन्यवाद बच्चों। तो ये जो युवा शक्ति है, मैं सोचती हूँ कि उनके जो हौसले हैं, उनके कांधे पर जो उत्तरदायित्व है वो भली भांति इसका निर्वहन करते हैं और आगे आने वाले दिनों में करेंगे। अपना वक्तव्य रखने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। उम्मीद कुमार जी नमस्कार। कि आपका ये जो पेज है साहित्यिक बतकही, इसका जो नाम है, ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगा। इस नाम से बतकही जो शब्द है, इससे देशज सौंधी महक आती है, जैसे सौंधी मिट्टी की महक आती है। तो ये साहित्यिक मंच है और आपको पता है कि हमारे जो साहित्यकार हैं वो मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं और ये नाम जो ऐसे लगता है सौंधी मिट्टी की तरह खुशबू देने वाला। तो मैं अपना वक्तव्य रखती हूँ। मेरा विषय है हिंदी पत्रकारिता और समसामयिक चुनौतियां। कहते हैं कि खींचो ना कमानों को, न तलवार निकालो, जो तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जी हाँ, मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत अकबर इलाहाबादी की इन्हीं पंक्तियों से करना चाहती हूँ। देखिए, मेरा जो विषय है वो दो भागों में विभक्त है, एक हिंदी पत्रकारिता और दूसरा है समसामयिक चुनौतियां। तो दोनों ही बातें हमें रखनी है। एक हिंदी पत्रकारिता के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी देती हूँ और उसके बाद जो है मैं आपको जानकारी दूंगी जो हमारी समसामयिक चुनौतियां हैं पत्रकारिता के सामने, और जो ध्येय है पत्रकारों का उस पर मैं चर्चा करूंगी। तो मैंने कहा कि अकबर इलाहाबादी की ये जो पंक्तियां थी, ये स्वतंत्रता आंदोलन के समय विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों की सूक्ति वाक्य थी, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय जन जागृति का कार्य करने, जन जागृति का काम किया या जन जागृति की ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन किया। पर धीरे धीरे आप सभी जानते हैं जो सभी महानुभाव जुड़े हुए हैं इस पेज से, इस फलक से, इस पटल पर, मैं उनको सबको नमन करना चाहती हूँ। और हमारे जो प्यारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने मुझे आमंत्रण दिया, मैं चाहूंगी कि उनकी जो एक मतलब उनका जो आग्रह था उसमें मैं खरी उतरूं। उन्होंने कहा कि मैम किसी विषय पर आप अपना वक्तव्य रखिए, तो मैं प्रयास करूंगी अपने अल्पज्ञ ज्ञान के आधार पर कि कुछ मैं अच्छा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। वैसे मैं वक्ता, सभी जानकार हैं, आप विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, पता नहीं मेरी बातों की जो भूमिका है वो आप तक पहुंचे, मेरी जो बातें हैं, मेरा जो वक्तव्य है वो आप तक पहुंचे, यही मेरा प्रयास रहेगा। तो धीरे धीरे पत्रकारिता का मिशन बदलता चला गया।
पत्रकारिता समाज का ऐसा प्रतिरूप है जिसमें किसी समाज, देश विदेश की घटनाओं का चित्रण रहता है या विवरण या लेखा जोखा होता है। मनीष शर्मा जी प्रणाम। तो आपको पता है कि पत्रकारिता, मैंने कहा कि लेखा जोखा रहता है और किसी भी देश या समाज की संस्कृति, सभ्यता और स्वतंत्रता को मुखरित करने में पत्रकारिता की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि इसमें जन सद्भावनाओं भावनाओं का व नैतिकता की अभिव्यक्ति होती है। पत्रकारिता के 3 स्वरूप होते हैं, एक मौखिक, लेखिक और दैशिक। जो मौखिक पत्रकारिता है, आप जानते हैं कि रेडियो से हमें मौखिक जानकारी प्राप्त होती है। आज भी बहुत सारे लोग रेडियो सुनते हैं। टीवी में जो न्यूज़ आती है, टेलीविज़न में, वो तो हम देखते ही हैं, परंतु मुझे लगता है कि जो रेडियो की न्यूज़ है, मैं तुलना नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जो है रेडियो की न्यूज़ सुनते हैं, क्योंकि इसमें जो है समाचारों और सूचनाओं को तत्परता के साथ प्रसारित किया जाता है। और समाचार पत्रों से हमें लिखित और चित्रों के माध्यम से घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरीके से टेलीविज़न से भी हमें चलचित्रों के माध्यम से घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पत्रकारिता के बच्चों 4 उद्देश्य हैं। पहला, सूचना देना, विश्लेषण करना, मार्ग निर्देशन करना और मनोरंजन करना। ये पत्रकारिता के उद्देश्य हैं 4। पत्रकारिता एक ऐसी विधा है, या हम कहेंगे कि पत्रकारिता ऐसी विधा है जो जनसाधारण और सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती। पत्रकारिता एक बहुआयामी विधा है। कुछ लोग जनतांत्रिक देशों में पत्रकारिता को वॉचडॉग, चतुर-स्तंभ, लोकसभा का स्थायी अधिवेशन, ऑल पावरफुल, पावर बिहाइंड द थ्रोन कहा जाता है। मैं इतना समझती हूं कि मेरे ख्याल से जो पत्रकारिता है वह लोकतंत्र की सुरक्षा और बचाव का सबसे बड़ा माध्यम है। हिंदी पत्रकारिता की नींव डालने वाले एक अंग्रेज जेम्स ऑगस्ट हिकी थे, ठीक है, जिन्होंने पहला भारतीय पत्र 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित किया था। वैसे ये सब आप सभी जानते हैं कि उदंड मातंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था, द राइजिंग सन, जिसकी शुरुआत पंडित युगल किशोर के संपादक तत्व में 30 मई 1826 को हुई थी। ये जो साप्ताहिक पत्र है, ये पत्र जो है 1827 तक चला और उसके बाद किन्हीं कारणों से बंद हो गया। तब से लेकर अब तक शायद 195 वर्ष हो गए हैं, अगर मेरा गणित सही है तो। तब से लेकर अब तक बहुत सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ और उनमें से अधिकांश बंद होते चले गए। सन 1830 में राजा राम मोहन राय ने हिंदी साप्ताहिक वंगदूत का प्रकाशन किया और ये बहुभाषी पत्र था और अंग्रेजी, बांग्ला तथा फारसी में निकलता था। धन्यवाद बच्चों। आशा है कि आप कुछ बातों को ग्रहण कर रहे होंगे। सन 1830 में बात करेंगे, स्वतंत्रता के पहले की ही बात करेंगे कभी, कि सन 1833 में 20 समाचार पत्र थे। इन पत्रों की जो संख्या थी वो 20 थी और 1850 में ये संख्या 28 हो गई और 1855 में ये जो संख्या थी वो 35 हो गई।
परंतु ये सभी समाचार पत्र, उस समय समाचार पत्रों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन ये जो सभी समाचार पत्र हैं वो धीरे धीरे बंद होते चले गए। ठीक है, परंतु इनमें से कुछ ऐसे समाचार, ऐसी पत्रिकाएं थी जिनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। वो समय बीतने के साथ ऐतिहासिक धरोहर बन गए। अब तो जानते हैं, स्वतंत्रता के पहले जो है बहुत प्रयास हुआ पत्रकारिता के माध्यम से, और उसका उद्देश्य था अपने देश को स्वतंत्र कराना। अत्याचारों के बावजूद भी ये प्रयास था, पर धीरे धीरे इसका उद्देश्य बदलता चला गया। स्वतंत्र, जब हमारा देश स्वतंत्रता को प्राप्त हो गया, तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाएं ब्रिटिश साम्राज्यवाद की दासता की मुक्ति के अभियान को लेकर जन जन में चेतना जागृत करने का कार्य कर रही थी। और इस अभियान में समर्पित पत्रकारों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी ताकतों के अत्याचार का डट कर मुकाबला किया, और अभावों से जूझते हुए भी जो है अपने मार्ग से वो हटे नहीं, अपने उद्देश्य से डटे रहे। उदंड मातंड के बाद जितनी भी पत्रिकाएं थी, तमाम पत्रिकाएं थी, उन पत्रिकाओं ने जो है ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के बावजूद अपना मिशन नहीं छोड़ा और देश की स्वतंत्रता में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। बच्चों, सन 1867 में 1867 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा पत्रिका निकाली। ये पहली साहित्यिक पत्रिका थी। ठीक है, और इस पत्रिका में जो है बड़े विद्वान लिखते थे, जिसमें थे आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाबू नवीन चंद्र विद्वान जैसे बराबर इस पत्रिका में लिख रहे थे। और इसके बाद उन्होंने 2 और पत्रिकाएं निकाली, जिन पत्रिकाओं का नाम था 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 में हरिश्चंद्र चंद्रिका। ये आप सभी जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का पत्रकारिता में क्या योगदान है। धन्यवाद हरीश जी। कि 20वीं शताब्दी की प्रथम 2 दशक जो है साहित्यिक क्षेत्र में या पत्रकारिता के क्षेत्र में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका, जो समय था 1903 और 1918 का नेतृत्व रहा। इन 20 वर्षों में, ठीक है, वे हिंदी की महान शक्ति के रूप में सामने आए। सन 1910 में इंदु पत्रकारिता का प्रकाशन जो है पंडित रूप नारायण द्वारा हुआ, और इंदु के माध्यम से जो कार्य और सरस्वती के माध्यम से जिस ईमानदारी और सतर्कता का आदर्श इन साहित्यकारों ने हिंदी पत्रकारिता के सामने रखा, उससे हिंदी पत्रकारिता को नई दिशा मिली। मैं ये कहूंगी कि स्वाधीनता आंदोलन से जुड़कर कुछ पत्र पत्रिकाओं ने जन जागृति का काम किया स्वतंत्रता के पूर्व। उन पत्रिकाओं के बारे में भी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि काजल गुप्ता, प्रणाम काजल जी, वंगदूत, बनारस अखबार, हिंदी प्रदीप, मतवाला, सुधाकर, भारत मित्र, हिंदुस्तान स्वराज, आज हंस जागरण, कर्मवीर, सैनिक, विश्वामित्र, नवजीवन, यंग इंडिया, हरजन सेवक, हरजन बंधु, मर्यादा, कर्मयोगी, माधुरी जैसी अनेक जो है पत्र पत्रिकाएं थी जो स्वतंत्रता के पूर्व प्रकाशित हुए। इन पत्रिकाओं के साथ साथ अनेक सामाजिक सुधारकों और कवियों ने जनमानस को प्रेरित करने के लिए अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया। और आप जानते हैं बहुत सारे समाज सुधारक और पत्रकार जिनका नाम इस प्रकार है कि महामना मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, अंबिका दत्त, बाल मुकुंद गुप्त, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, निराला, राम वृक्ष बेनपुरी, सदा सुखलाल, प्रेमचंद,
मुंशी मुंशी प्रेमचंद, माधव प्रसाद स्प्रे, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, राम वृक्ष भेंटपुरी, श्री राम शर्मा और राम नरेश त्रिपाठी, सीताराम चरण द्विवेदी इत्यादि विद्वानों ने हिंदी पत्रकारिता के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। आज वर्तमान समय में स्वतंत्रता की जो बदलती हुई परिस्थितियां थी, उन बदलती हुई परिस्थितियों में भी बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं थी जिन्होंने जो है देश के विकास में अपनी भूमिका अदा की। उन पत्रिकाओं का नाम यदि मैं आपके सामने ना लूं तो शायद मेरी ये चर्चा अधूरी रह जाएगी। तो वो पत्रिकाएं हैं जागरण, सन्मार्ग, नवजीवन, नव भारत टाइम्स, नई दुनिया, कुछ तो नाम आप लोग सब जानते होंगे, विश्वामित्र, पंजाब केसरी, लोकमत, नव भारत, जय हिंद, ज्योति, हिंदुस्तान समाचार पत्रों ने देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई। शुभम, नमस्कार। अभिषेक शर्मा जी नमस्कार। मैं बताना चाहूंगी कि वर्तमान समय में हिंदी पत्रिकाओं की लगातार वृद्धि हो रही है। बहुत अभी तो वेब पत्रिकाएं इत्यादि हैं, बहुत सारी पत्रिकाओं की वृद्धि हो रही है और इसका प्रमुख कारण है समाचार पत्र और पत्रिकाओं की लोकप्रियता और इनके प्रति पाठकों की जागरूकता। किसी भी समाचार और पत्रिकाओं की लोकप्रियता के क्या कारण होते हैं आप तो सब समझते हैं या जानते हैं कि जो साहित्यिक पत्रिकाएं होती हैं, बहुत सारी साहित्यिक पत्रिकाएं बच्चों आप लोग भी मंगाते होंगे जो पीएचडी कर रहे हैं या जो सीनियर छात्र हैं, मतलब सभी जो है जो समकालीन पत्रिकाएं हैं उनसे वाकिफ होने के लिए, उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत सारी पत्रिकाएं जो है आप लोग मंगाते होंगे। तो पत्रकारिता, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की लोकप्रियता के कई कारण हो सकते हैं। जो पत्रिकाएं हैं वो अपने स्तरीय और सार्वगर्भित सामग्री के कारण लोकप्रिय होती हैं। समाचार पत्र विभिन्न प्रकार की सामग्री और विभिन्न क्षेत्रों के कवरेज के कारण लोकप्रिय होती हैं। और बच्चों, कुछ पत्रिकाएं ऐसी हैं जो फिल्मों को भी लोकप्रियता के पायदान पर पहुंचाने का काम करती हैं। स्वतंत्रता से पूर्व जो हिंदी पत्रकारिता थी वो राजनीति और साहित्य को लेकर आगे बढ़ रही थी, परंतु आज समय बदलाव के कारण हिंदी पत्रकारिता कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है। अभी आप कहेंगे आपने लोकप्रियता की बात कही, बहुत सारी पत्रिकाएं आ रही हैं, लेकिन विशिष्ट कुछ ही होती हैं जिनमें सारगर्भित जानकारी होती है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी पत्रिकाएं आज भी जो है आ रही हैं और विशिष्ट सामग्री के माध्यम से अपने पाठकों को जो है साहित्यिक गतिविधियों और साहित्य की जानकारी दे रही हैं। जनमानस स्वतंत्रता के पूर्व हिंदी पत्रकारिता ने कई प्रतिमान स्थापित किए। सरकार की दमन चक्र के खिलाफ जनमानस में देश सेवा का संकल्प जगाया। पर आज के समय में हिंदी पत्रकारिता के ध्येय और उत्तरदायित्व बोध के प्रति लापरवाही बढ़ती जा रही है। बच्चों, पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ लोग जो है शायद कुछ लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो आज भी बहुत सारे ईमानदार पत्रकार हैं और सबका अपना अपना एक क्षेत्र होता है और सब अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है। परंतु स्तर गिरने के भी बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों पर हम आगे चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि सारे पत्रकार जो है सही नहीं है। बहुत सारे पत्रकार बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं और कोरोना के काल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पत्रकारों ने जो है बहुत सारे जगह जाकर जो है डाटा कलेक्ट किया और सही जानकारियां जो है लोगों तक पहुंचाई इस महामारी के दौर में। तो मैं आप बताती हूं कि आज के दौर में हिंदी पत्रकारिता का ध्येय और दायित्व बोध के प्रति लापरवाही बरती जा रही है। आज हिंदी पत्रकारिता व्यवसाय बन गई और कुछ लोगों की, सभी नहीं,
कुछ लोगों की निहित स्वार्थ पूर्ति के कारण जो पत्रकारिता है उसका स्तर गिरता चला जा रहा है। यही कारण है कि आज समाज को नई दिशा देने वाले जो पत्रकार हैं, जो ईमानदार पत्रकार हैं, उन्हें बंधुआ मजदूर बनकर काम करना पड़ रहा है और संपादक के रूप में जो है मालिकों का नाम ही प्रकाश में आता है, चाहे उन्हें पत्रकारिता की जानकारी हो या ना हो। ये वस्तु स्थिति है, शायद ये एक पक्ष है जिसको मैं रख रही हूं। और यही कारण है कि हिंदी पत्रकारिता की प्रखरता जो है मंद पड़ती जा रही है। आज बहुत सारी स्तरीय पत्रिकाएं थी, वो बंद हो गई हैं। कहानी, नई कहानी जैसी पत्रिकाएं बंद हो चुकी हैं। रविवार का प्रकाशन भी बंद हो चुका है। आप जानते होंगे कि दिगमान, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारका जैसी बहुत सारी पत्रिकाएं थी जो साहित्य की जानी मानी पत्रिकाएं थी, वो भी अब बंद हो चुकी हैं। सारिका का एक पुराना अंक मेरे पास है, उसको मैंने सहेज कर रखा है। और बच्चों, मैं अभी चंडीगढ़ गई थी, वहां मैंने देखा कि एक साहित्यकार थे। उन साहित्यकार ने प्रोग्राम के द्वारा केंद्रीय हिंदी निदेशालय के प्रोग्राम में मैं गई थी, तो जो वहाँ एक वरिष्ठ पत्रकार थे, फूलचंद मानव, उन्होंने बहुत सारी पुरानी पत्रिकाओं को संग्रहित करके रखा हुआ था। और वो पत्रिकाएं जो है, जो प्रोग्राम के दौरान उन्होंने जो है टेबल पर लगा कर रखी हुई थी। बहुत सारी पुरानी पत्रिकाएं जो विशिष्ट पत्रिकाएं थी, उसमें उनके लेख वगैरह भी छपे हुए थे। तो ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं मेरे पास भी एकत्र हैं, वो मैंने सहेज के रखी हैं। और कहीं ना कहीं मुझे उनका ये वर्क बहुत अच्छा लगा कि यंग जनरेशन के सामने जो साहित्यिक विषय लेकर जो है अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों के सामने उन पत्रिकाओं को अवश्य ही रखना चाहिए, ताकि वो देख सकें कि आज के और पुरानी पत्रिका के स्तर में कहाँ तक बदलाव आया है। सारिका बहुत बढ़िया स्तरीय जो है पत्रिका थी, वो भी बंद हो गई है। कुछ इंडिया टुडे, कादम्बनी, बड़े घरानों से निकलने वाली पत्रिकाएं जो है आज भी प्रकाशित हो रही हैं, परंतु बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं और प्रकाशित हो रही हैं। उसमें मैं कहूंगी कि बागार्थ है, वर्तमान साहित्य है, वसुधा है, कथन, कथादेश, कथाक्रम, साक्षात्कार, सर्वनाम, संकल्प, हंस, गुड़िया, रस प्रसंग इत्यादि पत्रिकाएं हैं जो अपने अस्तित्व के लिए, विशिष्ट पत्रिकाएं हैं जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। कुछ पत्रिकाएं जो है, कुछ ऐसी पत्रिकाएं हैं, पहल पत्रिका भी बंद हो गई है। हाँ उम्मीद कुमार जी, ये पत्रिका भी बंद हो गई है। फिर कुछ पत्रिकाएं ऐसी हैं जो सरकारी विभागों से निकलती हैं और अपने अपने क्षेत्र में हिंदी की समृद्धि में वृद्धि कर रही हैं। ये पत्रिकाएं हैं आजकल दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, भारती, कुरुक्षेत्र मासिक, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण, सैनिक समाचार, विज्ञान प्रगति, योजना, भाषा, गगनांचल, भारतीय रेल संघ, खान संप्रदाय इत्यादि पत्रिकाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्र में जो हिंदी साहित्य की वृद्धि कर रही हैं। समय परिवर्तन के साथ जैसे जैसे समय बदलता है, तो समय परिवर्तन के साथ हिंदी पत्रकारिता का भी मिजाज बदलता है और उसके जो ग्रहणशीलता है उसके क्षेत्र में भी अंतर आता है। इसलिए जो एक पत्रकार है वो पत्रकारिता के लिए जो है नए तरीके इजाद करता है परिस्थितियों के बदलाव के साथ, और वास्तव में ये होना भी चाहिए, क्योंकि एक ईमानदार पत्रकार का धर्म होता है कि वह नई भावभूमि पर ठोस निष्कर्षों पर पहुंचकर समसामयिक राजनैतिक सवालों और ऐतिहासिक जानकारियों के मद्देनजर उसे सामाजिक सरोकारों से जोड़े और घटनाओं और समस्याओं का निष्पक्ष निष्पादन पाठकों के सामने रखे। हमें पत्रकारों के बारे में कुछ साहित्यकारों ने जो है पत्रकार को परिभाषित किया कि पत्रकार कैसा होना चाहिए। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि नारद सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। संजय जो है
घटनाओं को सुनाते हैं, महाभारत की घटनाओं को सुनाते हैं, परंतु संजय और नारद को हम पत्रकार नहीं मान सकते। पत्रकार को नारद के जैसा होना है, लेकिन उनको हम जो है पत्रकार नहीं मान सकते हैं। कुछ लोग अगर दावा करते हैं या कहते हैं तो वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक पत्रकार घटनाओं को देखता है, संकलन करता है, उसे लिपिबद्ध करता है। तो पत्रकार के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि महादेवी वर्मा ने कहा था कि पत्रकारों को अपने दायित्व और कर्तव्य बोध के प्रति, कर्तव्य निर्वाह के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। ठीक है, या अपने कर्तव्यों का निर्वाह निष्ठापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि उन्हीं के पैरों के छालों से इतिहास लिखा जाएगा। चतुर स्तंभ है, आप जानते हैं, पत्रकारिता व पत्रकारिता को माना गया। पत्रकार के संदर्भ में एक बहुत सुंदर बिंब जो है खींचा था प्रकाश चंद भोपालपुरी ने। उनका कहना है कि वह साहित्यकार की तरह, कौन? पत्रकार, कि वह साहित्यकार की तरह मधुव्रती बनकर जीवन के बिखरे हुए सत्य का मात्र संचलन ही नहीं करता है, वरन उससे देवर्षि नारद जैसा भ्रमणशील, संजय जैसा दूरदृष्टि संपन्न, अर्जुन जैसा लक्ष्यनिष्ठ, एकलव्य जैसा अध्ययवासी, अर्जुन जैसा निडर और परशुराम जैसा अडिग, गणेश जैसा प्रतिभा संपन्न, कृष्ण जैसा ज्ञानी और कर्मयोगी, राम जैसा मर्यादावादी, कृष्ण द्वैपायन जैसा प्रगतिशील और भगवान शंकर के जैसा लोक मंगल के लिए विस्पाई होना पड़ता है। पत्रकार के लिए बहुत सजग तो होना पड़ता है, निर्भीक होना पड़ता है। और आपको पता है कि इस निर्भीकता की कीमत भी चुकानी पड़ती है पत्रकारों को। विगत समय की घटनाओं को जो है आपने देखा होगा। तो आज देश के सामने अनेक मौजूदा समस्याएं हैं। हिंदी पत्रकारिता के लिए ये समस्याएं जो है चुनौती बनकर सामने खड़ी हैं। जो एक और हम बात आपको बताना चाहते हैं कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने 30 अगस्त 2002 को अपनी आम सभा की बैठक में जिस आचार संहिता को स्वीकृत किया था, उसे महिमा महिम राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में 19 दिसंबर 2002 को जारी किया था। इस आचार संहिता के आधार पर जो पत्रकार हैं उन्हें सूचना प्राप्ति का संवैधानिक अधिकार तो प्राप्त हो गया है, परंतु मीडिया का दायित्व तो बहुत बढ़ गया। अब अखबारों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, बदलते परिदृश्य में समाचार पत्रों की संख्या बदल रही है। समाचार पत्रों ने विकास किया है, पाठकों और श्रोताओं और दर्शकों की संख्या भी बढ़ी है, क्योंकि अभी हम बहुत सचेत हो गए हैं। कहते हैं कि पत्रकार के साथ साथ जो है आम जनता भी बहुत सचेत है, और वो, मैं क्या कहूँ, कि वो चेहरे के पीछे की वास्तविकता को बड़ी अच्छी तरीके से जानती। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं पर इसकी साख को बट्ठा लगा है। इसने अपनी अस्मिता, विश्वसनीयता, निष्ठा और निरपेक्षता कहीं ना कहीं खोई है। इस संदर्भ में अवधेश कुमार श्रीवास्तव जी ने लिखा है कि एक युग था जब अखबार में छपी हुई बात गीता, कुरान, बाइबल की तरह जो है पवित्र और प्रमाणिक मानी जाती थी, और आम जनता जो है बेझिझक हो इसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करती थी। पर कहीं ना कहीं जो है आज सामान्यतः लोग ये कहने में नहीं हिचकते हैं कि अखबारों में तो कुछ भी छप जाता है, कुछ भी छपवा लीजिए। अगर स्थिति ऐसी नहीं है तो वास्तव में बहुत अच्छी नहीं। किसी ने तो यहां तक कहा कि अगर आपको अपना दिमाग खराब करना है, थोड़ा कटु शब्द है, और अपनी भाषा बिगाड़नी है तो अखबार पढ़िए। पता नहीं, मैं नहीं जानती हूं। इस प्रोग्राम में एक पत्रकार आए थे और उन्होंने
पत्रकारों और साहित्यकारों की भाषा में एक सूक्ष्म अंतर, एक लाइन सूक्ष्म खींची थी एक गजल के माध्यम से। जगजीत सिंह की एक गजल है, आप लोगों ने सुनी होगी कि किन्नी पीनी है और किन्नी अभी बाकी है। ठीक है, तो ये शब्द दोनों अलग अलग बात है कि किन्नी पीनी है कितनी अभी बाकी है, ये पत्रकार की भाषा है। लेकिन इसी शब्द को, इसी गजल की इस लाइन को लेकर जब साहित्यकार के पास गए लोग, तो उन्होंने इस गजल का इस तरह से सुधार किया कि किन्नी बीती है और किन्नी अभी बाकी है। ये साहित्यकार की भाषा है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इतनी सूक्ष्म रेखा उन्होंने उस गजल के माध्यम से स्पष्ट कर दी। एक आयाम था जिंदगी का, किन्नी बीती है और किन्नी अभी बाकी है, और एक आयाम आप जानते हैं कि मद्रालय का एक आयाम था। और दोनों ही भाषा को, दोनों ही एक लाइन में जो है भाषा कैसे बदल जाती है और भाषा कितनी प्रौढ़ और सही हो जाती है, यह है साहित्यकार की भाषा। एक सूक्ष्म अंतर जो है मैंने वहां पर देखा। मैं अब आपको बताना चाहूंगी कि आर्थिक विषमता, हम 75 साल हो गए हैं, हमारा देश स्वतंत्र हो गया, हम धीरे धीरे समस्याओं पर ही आ रहे हैं और वर्तमान चुनौतियों पर ही आ रहे हैं कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भी ये जो आर्थिक विषमता है वो बनी हुई। करोड़ों लोग गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति जैसी समस्याओं को से जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, सरकार के द्वारा इसके निपटान का प्रयास हो रहा है। शशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और सभी जो श्रोता हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। प्रीति साहा, उमेद कुमार जी, सभी जो है, जो भी श्रोता हैं जुड़े हुए हैं, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। तो सरकार के द्वारा इसके निपटान के प्रयास तो होते हैं, परंतु जो वास्तविक लाभ है वो उन लोगों को पूरा नहीं मिल पाता है। बहुत पहले मैंने कहीं देखा था टीवी में कि जो योजनाएं हैं, योजनाएं बनती हैं, पैसा निम्न वर्ग गरीब लोगों के पास जाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, जिसमें दिखाया गया था कि बाल्टी भर सामान आता है, धीरे धीरे मग बीच में जो है बाल्टी भर जो सामान है, या अगर उसको हम पानी ही कहें, उन योजनाओं को, उस पैसे को, तो फिर वो एक मग के बराबर रह जाती हैं। और उसके बाद जब वास्तविक लोगों तक आती हैं तो वो चाय के मग तक रह जाती हैं। ये वास्तविकता है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे शायद सुधार हो रहा है, मैं नहीं जानती हूँ, परंतु हम सभी इससे वाकिफ हैं कि इस योजनाएं बहुत बनती हैं, लेकिन जो वास्तविक हकदार हैं इसके, उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में पत्रकारों की भूमिका है कि वो लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करें और अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक बनाएं। आज की पत्रकारिता का व्यवसायीकरण होता जा रहा है और जनमानस का विश्वास धीरे धीरे इस पर से उठता चला जा रहा है। दूसरी बात, अब मैं आती हूं, अब सभी जानते हैं कि कई सोशल साइट्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के कारण जो प्रिंट मीडिया है उसकी स्थिति धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली जा रही है। इन माध्यमों में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जो समाचार हैं, जो न्यूज़ है, वो त्वरित गति से प्रसारित होती है। समाचार पत्रों के ऑनलाइन एडिशन बढ़ते चले जा रहे हैं। आज अधिकांश लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं। यूट्यूब चैनलों पर, यूट्यूब में न्यूज चैनलों की बाढ़ सी आ गई है, जिसके कारण वास्तविक खबरों को उतना कवरेज नहीं मिल पाता है जितना कि मिलना चाहिए। इसलिए अधिकांश मीडिया हाउस जो है टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में जो है अधकचरी खबरें प्रस्तुत करते हैं। इसलिए पत्रकारिता का जो स्तर है वो गिर रहा है।
इसके अलावा मैं कहूंगी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सैटेलाइट क्रांति के कारण विदेशी चैनलों के माध्यम से उस संस्कृति को परोसा जा रहा है जो पश्चिम के समाज को खोखला कर चुकी है। आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनकर। धन्यवाद प्रीति शाह। शशि जी, समसामयिक विषय पर आपको सुनना अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की होड़ के कारण बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उसका हित साध रही हैं। उपग्रह टेलीविजन के माध्यम से विदेशी प्रसारण और उसका प्रिंट मीडिया पर प्रभाव और प्रिंट मीडिया में विदेशी अखबारों का आना या प्रवेश की कोशिशें जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा खतरा है। और कहीं ना कहीं जो हाईटेक संचार माध्यम की जो वर्चस्ववादी सर्वग्राही आधुनिकता के कारण कहीं ना कहीं हम जो है पत्रकारिता के सौंधेपन को खोते चले जा रहे हैं और इसे हम बरकरार रख पाएंगे या नहीं। ऐसे में एक भारतीय पत्रकार की जो है जिम्मेदारी है कि वो ऐसे धारदार शब्दों और विचार उत्तेजक भाषा का स्वरूप तैयार करे जिससे जनसाधारण की भावनाओं का सही प्रतिनिधित्व हो सके। बच्चों, एक समय था, शशि जी जानती होंगी कि जब अखबारों की जो विशिष्ट पृष्ठ होते थे उसमें रचनात्मक साहित्यिक को जगह मिलती थी, उसके लिए अलग से कॉलम होते थे और कहीं ना कहीं गंभीर साहित्यिक विमर्श भी चलते थे। परंतु आज इसकी जगह किसने ले ली है? सौंदर्य प्रतियोगिताओं ने ले ली है, फैशन ने ले ली है और बड़ी हस्तियों की तस्वीरों ने घेर ली है। अच्छा, एक और बात मुझे बहुत खलती है कि दूरदर्शन और विभिन्न जो न्यूज चैनल हैं और उन चैनलों पर जो ज्वलंत मुद्दे हैं और राजनीतिक दलों की जो प्रवक्ता आते हैं उनके बीच इतना शोर शराबा होता है, इतनी बहस होती है या उन्हें समय सीमा में बंद कर दिया जाता है, वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि जो मुख्य विषय है उस पर चर्चा अधूरी रह जाती है और हम उन ज्वलंत समस्याओं को सुनने के लिए जब बैठते हैं तो हम समझ ही नहीं पाते हैं। इस अधूरी बहस के बीच जो संदर्भ हैं उन संदर्भों को हम अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। ये बहुत दुख की बात है या गुमराह कर दिया जाता है जनता को और जो वास्तविक चीजें हैं वो हमारे सामने आ नहीं पाती हैं और इन प्रवक्ताओं के बीच इतनी तू मैं होती है कि वास्तविक जो मुद्दे हैं वो दब जाते हैं। लोकतंत्र के 4 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की तरह प्रेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसे नकारा नहीं जा सकता है। परंतु बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि इस पर भी पूंजीवाद और राजनीति का खतरा मंडरा रहा है। विगत कुछ वर्षों में, जैसा कि मैं पहले कह रही थी कि विगत कुछ वर्षों में कुछ ईमानदार पत्रकारों ने अपनी ईमानदारी की कीमत जान गंवा कर चुकाई। जब भी किसी समाचार पत्र और पत्रिकाओं ने निर्भीक हो, निष्पक्ष हो, निष्पादन किया, संपादन का कार्य किया तो उन्हें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा, क्योंकि ऐसी जो पत्रिकाएं होती हैं वो किसी विशिष्ट विजन और किसी मिशन के तहत काम करती हैं। और आज डिजिटल युग है और डिजिटल युग में हर जगह प्रतिस्पर्धा है और यही कारण है कि मीडिया को चलाने के खर्चे बढ़ रहे हैं। और जब खर्चे बढ़ते हैं मीडिया को चलाने के लिए तो इन खर्चों को पूरा करने के लिए जो मीडिया है वो ज्यादातर मीडिया हाउस, पूंजीपति और बड़ी बड़ी कंपनियों पर आश्रित हो जाते हैं। और जब इन बड़ी बड़ी कंपनियों पर वो आश्रित हो जाते हैं तो उनकी जो आजादी है वो खतरे में पड़ जाती है और उन्हें वही लिखना पड़ता है, उन्हें वही बोलना पड़ता है, उन्हें वही कहना पड़ता है।
जो जो वो चाहते हैं। यही कारण है कि टीआरपी की होड़ और पैसे के पीछे की दौड़ के कारण आज हिंदी पत्रकारिता का अस्तित्व खोखला होता जा रहा है। एक बहुत बड़ी बात और राजनीतिक बात, लोग कहते हैं कि हम राजनीति की बात नहीं करते हैं, हम साहित्यकार नहीं हैं। ऐसा नहीं है। आज खुली आंखों से हर व्यक्ति जो है और राजनीतिक घटनाओं के का आकलन करता है और जानता है और समझता है कि इन घटनाओं के पीछे के कारण क्या है, कितने भी बल गिराने की कोशिश करें। तो यहां मैं एक राजनीतिक बात आपसे करती हूं कि जो राजनीतिक दल हैं वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इससे हमारा जो समाज है वो जाति, वर्ण और क्षेत्र के आधार पर विभाजित हो गया है और ये जो मानसिकता है वो इतने गहरे बैठ गई है कि इसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो ये भी हमारे लिए, पत्रकारिता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में एक पत्रकार को भेदभाव की राजनीति से उठकर कार्य करना होगा, जनता को जागरूक करना होगा, इसके विरुद्ध जनमत तैयार करना होगा। और ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हिंदी जो है बहुसंख्यक लोगों की भाषा है भारत में। हिंदी पत्रकारिता के लिए एक अन्य चुनौती है पीठ पत्रकारिता। आप लोग जानते हैं बड़े बड़े कुछ घटनाओं को रखा जाता है या एक पक्ष को लेकर बात, एक विचारधारा को लेकर बात की जाती है और उसी विचारधारा पर कायम रहा जाता है, चाहे वो सही हो या नहीं हो। तो कुछ पीठ पत्रकार निजी स्वार्थों के कारण नकारात्मक पत्रकारिता करते हैं और एक विचारधारा को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। उनका नकारात्मक माइंड जो है सेटअप होता है। इससे न देश का लाभ होता है न जनता का लाभ होता है। ऐसी पत्रकारिता वास्तव में निंदनीय है। ऐसे में हिंदी पत्रकार जो है उनको त्याग व ईमानदारी के साथ काम करना होगा और हमारे समाज को और देश को सही दिशा देनी होगी। अब हम बात करते हैं बाजारवाद। अब सभी जानते हैं कि बाजारवाद का प्रभाव विश्व के साथ साथ हमारे देशों पर हमारे देश में जो है बहुत ज्यादा है। बाजारवाद के कारण जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, आपको पता है कि भारत में बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है आ रही हैं, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है मीडिया के सामने लोक लुभावन विज्ञापन देकर जो है भ्रमित कर रही हैं मीडिया को। और जो आम आदमी हैं, हम इसके विज्ञापनों की चकाचौंध से चकित हैं और बाजार जाकर ऐसी चीजों पर पैसा क्रय करते हैं जिसकी आवश्यकता हमें नहीं होती। आपको पता है, एक के साथ एक फ्री, और इसके चक्कर में हम जो खरीदने जाते हैं वास्तविक चीजों को छोड़कर ऐसी चीजों को घर में ले आते हैं, एक के साथ एक के फ्री के चक्कर में, जिसकी हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। शायद यहीं पर किसी ने चर्चा की थी, किसी साहित्यकार ने, कि वास्तव में वो चीजें फिर वो कोने में पड़ी होती हैं, फिर उसका उपयोग हम कैसे करें। तो ये तो वर्चस्ववादी ये जो नीति है वो तो चल रही है और उसके कारण हाँ आम जनता जो है भ्रमित है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इससे निपटने के लिए हिंदी पत्रकारिता को प्रलोभनों से दूर रहकर इस बाजारवाद के विरोध दृढ़ निश्चय करके संकल्प करके आगे आना होगा। एक और अन्य चुनौती हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए है, वो है अपसंस्कृति, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हमारे शहरों, कस्बों और गांवों तक पहुंच गई और हमारी जो युवा हैं उनको संस्कृति से, अपनी संस्कृति से भ्रमित कर रही। और अगर पत्रकारों ने इस दिशा में कदम नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं है जब जो है हमारी संस्कृति, ये अपसंस्कृति के जाल में जो हमारे युवा पढ़ते चले जाएंगे तो इससे हमारी संस्कृति का क्षय होना निश्चित है। शुभम जी, बिल्कुल सही मैम, धन्यवाद शुभम जी। इसके बाद
एक और बात मैं आपको कहूंगी जो सबसे बड़ी चुनौती है हिंदी पत्रकारिता के लिए, कि आज गली मोहल्लों में स्वयं संभू पत्रकारों की जमात लगी हुई है, जो वास्तव में पत्रकार नहीं है, जिन्होंने पत्रकारिता जो प्रशिक्षित पत्रकार नहीं है, और जो जिसमें पेशेवर कौशल और धैर्य नहीं है। जो पत्रकार होते हैं, इससे क्या है कि जो पत्रकारिता है उसका स्तर गिरता चला जा रहा है। एक जो बौद्धिक और प्रोफेशनल जो है पत्रकार होता है, वह उसके आगे ये सबसे बड़ी चुनौती है कि इस दौर में वह घटनाओं का तथ्यपरक जो संदर्भ होते हैं घटनाओं के, वो उन घटनाओं को यथार्थ रूप में किस तरह से उद्घाटित करे और किस तरह से पेश करे, किस घटनाओं के सभी संदर्भ जो है लोगों के सामने आ जाए। एक जो ईमानदार पत्रकार होता है, जो वास्तविक पत्रकार होता है, वो समझता है कि पत्रकारिता जो है चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और वो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जिजीविसा के साथ ये कार्य करता है कि पाठकों के पास जो जानकारी जाए वो सही जाए, पाठक जो है भ्रमित ना हो, सुनने वाले श्रोता जो है भ्रमित ना हो। मैं ये जो महामारी है कोरोना काल की, उस महामारी में पत्रकारों की क्या भूमिका रही उसकी बात करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी। कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी अभी भी जूझ रहे हैं कोरोना जैसी महामारी से, और इस महामारी के दौर में बहुत सारे पत्रकारों ने अपनी विशेष भूमिका निभाई, और उन पत्रकारों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। और बहुत सारे और जिन्होंने घूम घूम कर डाटा इकट्ठा करके हमें जो है सही जानकारी दी, और बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ और विशिष्ट पत्रकार थे जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान भी गंवाई। इस मंच के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से हम उन पत्रकारों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक बात जो कभी प्रेमचंद जी के लिए कही गई थी कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। इन शब्दों से मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देकर अपनी बात खत्म करूंगी पत्रकारों के लिए कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो बच्चों, आज के लिए मेरा वक्तव्य यही मैं समाप्त करना चाहूंगी, और आप सभी लोगों ने आप सभी श्रोताओं ने मुझे सुना और अच्छा लगा। अपने कमेंट के द्वारा आपने मेरे वक्तव्य को या मुझे हौसला दिया ताकि मैं अपनी बात अच्छी तरीके से रख सकूं। हरिश्चंद्र जी बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, आपको धन्यवाद। उम्मीद कुमार, प्रीति शाह, शशि, शुभम शाह, हरिश्चंद्र गुप्ता, अजय शाह, अजय कुमार जी, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे आमंत्रण देकर मेरे हौसले को बढ़ाया और मुझे सुना। मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में, अमित भगत जी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। आप सभी ने मुझे आमंत्रित किया और मुझे बहुत खुशी हुई इस पेज पर आकर, और मेरे बहुत सारे बंधु ने इस पेज को लाइक किया, और मुझे इस पेज की गरिमा उस समय ही पता हो गई जब बहुत सारे बंधुओं ने जो है इसको लाइक किया और उन्होंने चाहा कि वो इस प्रोग्राम को सुने। मैं उनको लिंक नहीं दे पाई, और अगर आप लोग इस कार्यक्रम को टेप करते हैं या बरकरार रखते हैं तो मुझे भी दे, ताकि हमारे जो बंधु हैं, साहित्यकार बंधु हैं, वो इसे सुन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।